अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो ये हमारा अभी स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट मॉड्यूल। जैसा कि मैं इंट्रो की वीडियो में बता चुका हूँ कि फर्स्ट मॉड्यूल में हम कवर करेंगे HTML और सेकंड में CSS एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक मॉड्यूल में हम एक टेक्नोलॉजी को ही कवर करेंगे। वो टूल्स भी होंगी, लैंग्वेजेस भी होंगी, वेब की सब चीज़ें। ठीक है, तो बट इससे पहले कि मैं आपको HTML पे लेके चलूँ, मैं आपको जो आपको टूल रिक्वायर्ड है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि HTML के लिए, जो आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप PHP डेटाबेसेस सब चीज़ों के लिए जो आपको टूल चाहिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, मैं आपको यहाँ पे पहले इंस्टॉल करवा दूंगा। ठीक है, उसमें ये होगा, आपके लिए आगे परेशानी नहीं बनेगी। तो ये टूल्स हैं, 3 टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ब्राउज़र्स आपके लैपटॉप में होगा, ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपने ये 3 चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। मैं बता देता हूँ तीनों के लिए। पहला है XAMPP सर्वर। इस ये बेसिकली जब HTML की फाइल तो डायरेक्ट चल जाती हैं ब्राउज़र में, लेकिन हमने काम करना है PHP पे, जो कि मेन हमारी लैंग्वेज रहने वाली है। तो PHP की जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है सर्वर साइड। तो उसके लिए कोई ना कोई सर्वर हमें चाहिए होता है। ऑनलाइन सर्वर नहीं तो ये लोकल होस्ट हम चलाते हैं, लोकल सर्वर चलाते हैं, XAMPP है, वैम्प है। ठीक है, तो हम ये इंस्टॉल करेंगे। दूसरी चीज़, आपने एक टेक्स्ट कोड एडिटर आपको चाहिए होता है। ठीक है, जिसमें आप अपना कोड टाइप करते हो, फिर उसको सेव करते हो, और एडिटिंग भी उसमें आप करते हो सारी चीज़ें। तो आपका डेवलपमेंट तो चलो हमने करनी है, लेकिन आपको ड्यूरिंग वाइवा कोड में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कोई न्यू फाइल बनानी पड़ सकती है, कुछ न्यू एलिमेंट्स बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कोड एडिटर चाहिए होगा। और तीसरी चीज़ बूटस्ट्रैप। तीनों के मैं आपको ना लिंक्स बताता हूँ। ये गूगल आप सर्च करेंगे XAMPP डाउनलोड, तो आपको लिंक मिल जाएगा। ये वाला आप लिंक देख लें। ठीक है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लैपटॉप PC जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे। हाँ, किसी स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं मिलती तो ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें आप खुद सर्च करके डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो फिर आपके लैपटॉप या PC में जो भी विंडो है उसके अकॉर्डिंग कैपेबल आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर है। ये सिंपली आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, लाटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड हो जाएगा। तीसरी चीज़ बूस्ट ऐप है। यहाँ पे तो समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं। तो आपने डाउनलोड सोर्स भी नहीं करना, ये नहीं करना, आपने डाउनलोड करना है कंपाइल CSS एंड GS। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी ये बूस्ट ऐप है क्या, बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है। ये इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। बूस्ट ऐप का एक अलग मॉड्यूल होगा थर्ड, ठीक है, उसके अंदर। अभी हम सिर्फ इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हम पहले एक दफ़ा डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, सेटअप कर लें, जो फाइल रिक्वायर्ड है ऐड कर लें, फिर आगे हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आपने इसके नीचे आना है, कंपाइल्ड CSS एंड GS। यहाँ से आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी इस तरह की। उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, और उसके अंदर 2 ही फोल्डर्स होंगे, एक CSS का और एक GS का। और यही फोल्डर हमने कॉपी पेस्ट करने होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो वो उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा आगे बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप बेसिकली सिर्फ डाउनलोड करना है, इसकी फाइल हमने ऐड करनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। बल्कि मैं आपको इस HTML के अंदर के मॉड्यूल में भी ये भी चीज़ करा दूंगा। ठीक है, यूज़ हम आगे करेंगे, लेकिन एड्स में करवा दूंगा। ब्रैकेट इंस्टॉल कर लेनी है कोई, अब उम्मीद है कि आपको इतना बेसिक तो पता होगा ये चीज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात की है, XAMPP आपने अपनी C ड्राइव में इंस्टॉल करें। C में कर सकते हो, कहीं और भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस ड्राइव में भी इंस्टॉल करके, फॉर एग्जाम्पल आपने C में ड्राइव में अपना XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया, मैंने C में नहीं किया, मैंने E में किया है। तो अगर C में करोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर आएगा XAMPP का, उसको आपने ओपन करना है। जैसे कि मेरा ये फोल्डर यहाँ पर आ रहा है E के अंदर, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के अंदर XAMPP का। मैंने उस XAMPP को ओपन किया, आपने भी C के अंदर जाकर ओपन कर लेना अगर C में इंस्टॉल किया। तो उसके अंदर आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पे एक होगा XAMPP कंट्रोल, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। इसके पहले दोनों स्टार्ट करने हैं, ठीक है, जब आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, जब भी हम PHP कोडिंग रन करेंगे, अपना प्रोजेक्ट आप रन करोगे वाइवा के लिए या वैसे प्रैक्टिस के लिए, तो पहले ये दोनों आपने स्टार्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट की जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब आपने जस्ट फर्स्ट 2 स्टार्ट करने तक आपके ज़्यादा रिसोर्सेज यूज ना हो, आपके लैपटॉप पे लोड ना है, तो इसे फर्स्ट 2 स्टार्ट कर लिए, इसको आपने मिनिमाइज कर लिया, और इसको साथ आप यहाँ पे पिन भी कर लें, क्योंकि ये बार बार आप यहाँ से ओपन करने की से बेहतर है कि यहीं से आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लोज हो गया तो मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, मेरा आ गया। ठीक है, ये आपने एक कर लेना है। दूसरी चीज़, ये फोल्डर याद रखना है, HTDocs, ये आपका मेन फोल्डर है। आपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लिया, ब्रैकेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, और बूटस्ट्रैप की वो फाइल जो बोली वो डाउनलोड कर ली। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स कैसे ओपन करनी है सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर, वो जब हम फाइल कोडिंग ओपन करेंगे तो खुद ही हो जाएगी। XAMPP इंस्टॉल होने के बाद आपने जिस जगह पे XAMPP इंस्टॉल किया, C में किया, E में किया, D ड्राइव में, जिस ड्राइव में किया, उसमें जाना है, XAMPP फोल्डर ओपन करना है। जैसे अभी देखिए मैंने XAMPP फोल्डर ओपन किया, तो
जैम फोल्डर के अंदर ये फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, और फोल्डर्स। तो कंट्रोल पैनल आपने पिन पहले कर लिया है, जो हमें ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मेन है जैम फोल्डर के अंदर, वो है हमारा htdocs फोल्डर। ऐसे समझिए ये आपका मेन लैंडिंग फोल्डर है, इसके अंदर आप एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट के फोल्डर्स भी बनाए जाएंगे, प्रैक्टिस के भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस अब सारा आपने कोडिंग यहाँ इसके अंदर रह के करनी है, लेकिन ओपन में आपने फाइल नहीं बनानी। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर्स बनाओगे, उसके अंदर आप काम करोगे। फोटो टाइप होगा तो आप उसको नाम दोगे माई फोटो टाइप, या अपने प्रोजेक्ट का टाइटल। फाइनल एप्लीकेशन भी होगी, उसको दे सकते हो माई प्रोजेक्ट, माई फाइनल एप्लीकेशन, माई फाइनल प्रोजेक्ट, या फिर अपने प्रोजेक्ट का टाइटल, कुछ भी फोल्डर का नाम रख सकते हो, लेकिन फोल्डर के अंदर काम करना है। तो हमने एक न्यू फोल्डर बनाया, उसको हम नाम देंगे प्रैक्टिस। क्यों, अभी तक आप लोगों को मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस का नाम आपने दे दिया, इस फोल्डर को ओपन भी कर दिया। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक यहाँ पे फाइल बनाना भी सिखाऊंगा, जो इसको कहते हैं ना सबसे बेसिक फाइल बनाना HTML की, बेसिक मेथड। अब तो एडिटर आ गए हैं, उसमें से आप कर सकते हो। मैं अभी ब्रैकेट ओपन करूँ ना, ये जो पेन मैंने किया हुआ है, इधर से मैं डायरेक्ट फाइल बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक का एक मेथड बताने लगा हूँ। आपने न्यू पे जाना है, टेक्स्ट फाइल पे जाना है, इसको नाम दो, प्रैक्टिस का दे सकते हो, नहीं तो होम, होम दे दो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो टेक्स्ट फाइल है, हमें इसकी हमारी HTML तो नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। ओपन करो, इसको सेव एज करो, कंट्रोल शिफ्ट एस से भी कर सकते थे, नहीं तो हमने इधर से कर लिया। सेव नहीं करना, सेव नहीं करना, सेव एज करना है। अब इसी के अंदर इसने पूछा है, हम इसको देंगे होम डॉट HTML, ठीक है। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो ये टेक्स्ट वाली फाइल वहीं पे पड़ी हुई है, साथ हमारा एक गूगल क्रोम का डॉक्यूमेंट बन गया। ये बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट है। इसके अगर आप एक्सटेंशन चेक करोगे प्रॉपर्टीज में जाके, तो ये .html है, ये हमारी HTML की फाइल बन गई है, ठीक है। इधर से हम इसी को PHP की फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बल्कि दोबारा वापस लेके आते हैं इस फाइल को। अब ये टेक्स्ट फाइल को हम सेव एज करके .php की फाइल भी बनाएंगे। PHP तो असल में हमने सारा काम PHP की लैंग्वेज पे करना है, तो इसको आप देंगे home.php, सेव कर दिया। लेकिन अब देखें कि टेक्स्ट वाली फाइल टेक्स्ट नोटपैड में ओपन होगी, सिंपल नोटपैड में, ठीक है। HTML की फाइल के साथ वो आ रहा है कि आप इसको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, और साथ इसको ब्रैकेट्स में भी ओपन कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। एंड इसके साथ ये जो फाइल आ रही है, इसको आप डायरेक्ट ब्राउजर में नहीं चला सकते। ये जो PHP की फाइल है, इसके आपकी टाइप देखें PHP की फाइल, क्यों, क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको कोई ना कोई सर्वर चाहिए होगा, या तो ऑनलाइन, जो कि हमारे पास नहीं होता, स्टूडेंट के पास नहीं होता, वो ऑनलाइन होस्टिंग बाय नहीं कर सकते, ना पे कर सकते, तो पे करने की जरूरत भी नहीं है, कोई कर भी सकता है। तो हम लोकल सर्वर यूज़ करते हैं, जैसा कि ये जैम हम यूज़ करें। तो अब इस जैम के थ्रू हम इसको कैसे रन करवाएंगे ब्राउजर में, ये मैं आप बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था, आपका मेन फोल्डर है htdocs। htdocs के अंदर आपने कौन सा फोल्डर बनाया, प्रैक्टिस के नेम से, और उसमें आपकी होम की फाइल पड़ी है। चलो जी, इसको हम आप एक्सेस करते हैं। तो ये टैब्स मैं सारे क्लोज कर रहा हूँ जो पहले के, ठीक है। इधर मैंने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख दिया, मतलब कि मैं अपने जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर आ गया। अब htdocs यहाँ पे था, htdocs के अंदर तो मैं आ गया। अगर मैं लोकल होस्ट लिख के इंटर करता हूँ, तो वो ये वाली इंडेक्स फाइल उठाएगा, जिसका ये PHP में एडमिन और बाकी चीज़। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना प्रोजेक्ट, वो पड़ा है हमारा प्रैक्टिस के फोल्डर में। हमने उधर प्रैक्टिस लिखना है, मैं जैसे नाम कॉपी भी करके इधर डाल सकता हूँ, प्रैक्टिस डाल दिया। प्रैक्टिस आगे हम इधर टाइप करेंगे जो हमारी फाइल का नेम है। मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट का मतलब है आप htdocs फोल्डर के अंदर आ गए हो। htdocs के आगे मतलब लोकल होस्ट आगे हमें लिखा है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर हमारी कौन सी फाइल है, होम। होम की .html की मैंने बना लिया है, और हमारे पास PHP भी बनी पड़ी है। तो हम यहाँ पे कौन सी टाइप करेंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं, home.php मैंने कर दिया। तो ये अब हमारी वो फाइल ओपन हो चुकी है। कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी इसकी फाइल के ऊपर हमने कुछ कोड अभी तक किया है ही नहीं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर कोडिंग करेंगे तो वो इधर शो भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके अलावा ये बेसिक आपको समझ आ गई कि कैसे हमने HTML की फाइल बनानी है, कैसे PHP की बनानी है। ये टेक्स्ट फाइल मैं जैसे डिलीट कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं HTML की फाइल डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बता दूँ HTML की फाइल, अब एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। जब आपका ब्रैकेट इंस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जिस फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे, या एक दफ़ा आप हो सकता है अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़े, यहाँ पे एक ऑप्शन है का ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट। तो ये फोल्डर ब्रैकेट्स में आपने डायरेक्ट अगर ओपन करना है ना, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका फोल्डर, इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ब्रैकेट्स में इस तरह ओपन करोगे। उसमें फ़ायदा ये होता है ना कि यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाती है फाइल की, ये लिस्ट में आ रही है, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल थी मैंने सारी ओपन कर ली। अब ये दोनों फाइल्स का ना कोड हम सेम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि HTML की फाइल के अंदर सिर्फ हम HTML के टैग लगा सकते हैं, जो कि हमारी फ्रंट एंड होगी, लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने PHP इंक्लूड करनी है, तो हमने PHP का टैग लगाना है, जो कि हम HTML के ऊपर नहीं लगा सकते।
उसके लिए चाहिए हमें PHP की फाइल। तो PHP की फाइल के अंदर हम PHP के टैग भी लगाएंगे, PHP का टैग लगा तो उसके अंदर PHP की कोडिंग करेंगे, साथ में HTML के टैग हम वैसे लगाएंगे जैसे नॉर्मली हम HTML के अंदर लगाते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट से मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि हम .php की फाइल पे काम करेंगे, क्योंकि पहले हम HTML पे करें जो हम डायरेक्ट ओपन करते रहे, बाद में हम PHP पे शिफ्ट करें और आप स्टूडेंट को समझ ही ना आएगी ये हम क्यों लोकल यूज़ करें और कहाँ से यूज़ करें। इसके लिए ये आपकी HTML फाइल अभी मैंने डिलीट कर दी, टेक्स्ट फाइल उड़ा दी, क्योंकि उसका आपके कोई तलक है नहीं। मेन काम आपने करना है PHP की फाइल पे। तो HTML आप बेसिक समझ लें। HTML का मैं इंट्रोडक्शन जरूर दे देता हूँ। HTML हमारी वेब बेस की ना जो स्ट्रक्चर बनाती है वो बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML में बनाते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर ही हम बेसिक सारे टैग लगाएंगे और सारा काम करेंगे। और ये जो PHP की फाइल है ना, इसके ऊपर हम HTML भी टाइप करेंगे, कोड करेंगे, CSS भी इसी के ऊपर कोड करेंगे, जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी वो भी यहीं पे लगाएंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस सारा कुछ भी इधर होना है। तो इस फाइल को टाइप मैंने PHP दी है, लेकिन इसके ऊपर जो कोडिंग हम लिखेंगे ना वो सारी टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ करेंगे। डेटाबेस के CRUD ऑपरेशन भी लगाएंगे जो कि PHP के अंदर होंगे। तो बेसिकली आपको इस तरह एक फाइल बनानी आनी चाहिए, उसको लोकेट करना आना चाहिए। आपके XAMPP फोल्डर, ये देखिए मैं अगेन एंड अगेन वापस जा रहा हूँ, ये XAMPP फोल्डर है आपका सारा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है जो कि हम पिन कर चुके हैं, ये कंट्रोल पैनल है। HTDocs के अंदर फिर चले जाओ, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने अपनी होम की फाइल बना ली। सो ये हमने जो home.php की फाइल बनाई थी, अब इस पर हम कुछ बेसिक कोड टाइप करेंगे, ठीक है। तो कोड में साथ कैसे टाइप नहीं करूँगा, मतलब स्टार्ट से नहीं करूँगा, उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और इस वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद भी यही है स्टूडेंट को कोड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने कोड रखा हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल के ना एक फोल्डर बना के बायो प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा जी, तो ये कोड है जो हम इस फाइल से मैं उठाऊंगा, ठीक है। मैंने कॉपी किया, ये फाइल क्लोज कर दी और अपनी उसी home.php की फाइल पे ये कोड पेस्ट कर दिया। कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। मैक्सिमम उनको पता होगा, जिनको नहीं पता मैंने कहा बता दूँ, ठीक है। तो मैंने शार्ट की यूज़ की, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन डेवलपर्स को यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको शार्ट कीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं साथ साथ आपको शार्ट कीज़ बताना चाहूँगा, जिनको नहीं पता मैक्सिमम उनको पता होंगी। और सेव जब करना होता है Ctrl+S, पेज को जब रिफ्रेश करना है ब्राउजर में Ctrl+R या F5, तो इस तरह, ठीक है। और एक टैब से दूसरे टैब में जाना है, एक तो यहाँ नीचे से आप जा सकते हो ना, ब्रैकेट से आप जा रहे हो ब्राउजर पे, फिर ब्राउजर से बैक पे एक ऑप्शन होता है, आल्ट का बटन प्रेस करो साथ में टैब और फिर छोड़ दो, वो दूसरे टैब पे चला जाएगा। और फिर सेम स्पेस के साथ होते हैं ना, आल्ट का बटन, आल्ट प्लस टैब, तो वो दूसरे वापस टैब में आ जाएगा। और एक से ज़्यादा टैब मूव करना है तो आल्ट को प्रेस करके रखना है और टैब एक दफ़ा प्रेस करोगे तो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जितने टैब होंगे सारे आपको शो करता जाएगा, जिस पे जाना है उस पर जाके रुक जाओ, ठीक हो गया, दैट्स इट। आगे अब चलते हैं जी, क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप एक टैब से दूसरे में चले गए हैं, नीचे तो आप गए नहीं, तो इसलिए मैं बता दिया कि मैं इधर से शार्ट की के थ्रू जाता हूँ। अब आगे चलते हैं जी, हमने इसमें कोड कर दिया, तो अब इधर से मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को, देखिए ये हमारा इस पर कुछ आउटपुट आ गया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, फिर इसी के ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, फिर बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छी वाली प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, बस आप ये समझते जाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी कर दूँ, ब्रैकेट के सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, हमने इसको ओपन भी कर लिया, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है तो मैंने बताया इस तरह करना है, ठीक है। यहाँ से ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट, और बाकी जिस फोल्डर में आप होगे ना वहाँ पे राइट क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आएगा ओपन एज ए ब्रैकेट प्रोजेक्ट, तो इसके यहाँ ये फोल्डर आपका डायरेक्ट ब्रैकेट में इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो गया। तीसरी चीज़ क्या रह गई थी आपको याद है, टूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को मैंने इधर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। नहीं तो आपको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, मसला कोई नहीं है वैसे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दो फोल्डर्स आएंगे, ये दो फोल्डर्स ही हमें चाहिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं दोबारा अपने HTDocs फोल्डर के अंदर चला गया, तो हम किस फोल्डर में प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस के नेम से, इस प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपने भी जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे दोनों पेस्ट कर देने हैं। अब ये आपकी बूटस्ट्रैप के फोल्डर हैं, इनको आप बूटस्ट्रैप में यूज़ करके, लेकिन इनको ऐड करना, ऐड तो हो गया हमारे फोल्डर के अंदर, फाइल्स के अंदर ऐड करना हो तो यहाँ पे हम लिंक देते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये लिंक देना और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हम बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा। अभी हम HTML पे फोकस करना है, हम यहाँ पे अभी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बैक करते हैं अपनी HTML पे, ये पेज रिफ्रेश कर लो, चीज़ें शो हो गई हैं। मैं आपको बेसिक ना थोड़ा बता दूँ, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है डॉक टाइप HTML, बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप HTML मेंशन कर रहे हैं। ये चीज़ क्या, ये लाइन क्या काम करती है, ब्राउजर को बताती है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML5 का है, ठीक है। नहीं, ये नहीं लिखेंगे तो फिर भी नीचे से पता चल जाएगा कि HTML का डॉक्यूमेंट है, लेकिन HTML5 हमें मेंशन करना होता है क्योंकि हमने आगे बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। तो ये HTML जो हमारा टैग है, ये हमारा मेन टैग है,
इस टैग के अंदर फिर हमारे दो मेन टैग्स होंगे, हेड एंड बॉडी, और इनको हमने एक टैब आगे करना है। टैब को मतलब तो आपको पता है कुछ पेजेस होती हैं, तो ताकि वो हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड रहे, ठीक है। इसको हमने टैब से आगे कर लिया। अब समझिए यहाँ पे HTML टैग दिया हमने, उसको लैंग्वेज इंग्लिश दे दी। यहाँ पे वर्ड ना शार्ट शार्ट लिखे होते हैं, लैंग्वेज को उन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा, इंग्लिश को भी सिर्फ EN लिखा। तो ये हो गया हेड टैग। समझते हैं हेड टैग के अंदर हमारा मेटा के कुछ टैग्स आएंगे, टाइटल आएगा, लिंक्स आएंगे, और लिंक्स यहाँ पे और भी ऐड होंगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट में चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। तो मेन समझें कि ये जो पहले दो लाइन ऑफ कोड है ना, ये हमने लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप के लिए। हमने जो आगे जाकर बूटस्ट्रैप यूज़ करना है उसके लिए। इस पर इतना कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो बता सकते सर ये बूटस्ट्रैप के लिए। ये काम क्या करता है, ये तो हमारा करेक्टर सेट डिफाइन कर है, और ये हमारा वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये इंश्योर करता है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और बूटस्ट्रैप के अंदर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही बनाते हैं। तो ऐसे समझिए कि ये दो लाइन ऑफ कोड जो भी मैंने मार्क की है, और ये जो ऊपर हम मेंशन कर रहे हैं, ये हम बेसिकली HTML5 मेंशन कर रहे हैं। तो ये तीनों लाइन ऐसे समझे ना, ये वाली दो और ये एक, ये क्या काम करिए, हम क्यों हम लिखा हुआ है, ये ना भी लिखें तो काम चल सकता है, लेकिन नहीं, आगे जाके हमने बूटस्ट्रैप यूज करना है, उसमें हमें हेल्पफुल होंगी। टाइटल लिखवा रहा है HTML मॉड्यूल, मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर शो होता है। ये देखें यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना टाइटल, ये आपकी टाइटल बार है, यहाँ पे HTML मॉड्यूल लिखवा रहा है। आप लिखें HTML मॉड्यूल टाइटल, ठीक है। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें HTML मॉड्यूल टाइटल आ गया। तो ये इस तरह आपका काम करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, एक लिंक दिया हुआ है हमने स्टाइल शीट का, लेकिन लिंक की जगह अभी तक हमने खाली छोड़ी हुई है। खाली भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे हैश डाल दो तो इस बेसिकली आपकी एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल अपनी CS की फाइल लगाएंगे। CS 3 तरह से हम ऐड करते हैं, वो मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा, ठीक है। डिटेल शॉर्ट में बता देता हूँ, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस तरह हम लिंक देते हैं CSS का, और इंटरनल और इनलाइन पे हम यूज़ करते हैं। ये आगे सेकंड जो मॉड्यूल है ना CSS का, उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी बस ये समझ लें कि इधर हम अपनी स्टाइल शीट लगाएंगे, और हम अभी स्टाइल शीट यहाँ पे CSS के लिए हम अपनी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ज़्यादा लिंक यूज़ करेंगे वो बूटस्ट्रैप का होगा, जो कि हमारे CSS फोल्डर के अंदर, आपको याद है ना कि मैंने कौन से दो लिंक कॉपी किए हैं, एक फोल्डर, एक CSS और एक JS। तो CSS के अंदर एक फाइल होती है बूटस्ट्रैप min के नाम से, ठीक है, ये वाली बूटस्ट्रैप min.cs। ये हमने लिंक कर दी, तो हमारा बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है, इसकी मैक्सिमम क्लास हम लिंक कर चुके हैं। हाँ, बाकी अगर JS की फंक्शनलिटीज आप यूज़ करनी है तो उसके लिए JS फोल्डर के अंदर के लिंक्स देने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, मतलब वापस कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अभी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करना, बस समझा रहे हैं। हेड टैग क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग वो है जो हमारा यहाँ ये सारा कुछ ब्राउजर में शो होना है, ये हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा, ठीक है। इससे आगे अब हम चलते हैं जी बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर हम कुछ मेन टैग्स बनाते हैं। हेड टैग बना दिया, यहाँ पे हम हेड टैग भी स्टार्ट में बनाते हैं, नहीं तो नेव टैग देके हम अपनी नेविगेशन बार भी बनाते हैं। और मेन टैग हम यहाँ पे एक बनाएंगे। मेन टैग अब ये क्या काम करता है, जस्ट हमें एक आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये हमारा मेन बॉडी के अंदर ये हमारा मेन कंटेंट है। इसके अंदर हम सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम एक सेक्शन में नहीं रखेंगे ना, ठीक है। अभी जैसे अभी थोड़ा काम है तो हमने एक सेक्शन किया, अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ होंगी तो हम डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं। मतलब एक मेन चीज़ को आपने सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो दैट्स इट। अब इनका कोई इतना पर्पस नहीं है कि आप कहोगे इनका एक प्रॉपर प्रॉपर्टी है, इनको कहते क्या है। अब ये फुटर टैग है, हेडर फुटर, और इसके दरमियान में मेन, और मेन के अंदर फिर हम अपने सेक्शन टैग लगा दिए। और हेडर के अंदर नेविगेशन भी आप बना सकते हो, हेडर को हटा के यहाँ पे भी आप नेविगेशन टैग लगा सकते हो, नेविगेशन बार अपनी बना सकते हो। अच्छा, इन टैग्स को कहते हैं क्या, सिमेंटिक टैग कहते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूजफुल होते हैं, ये हमारी पेज की SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट बनाई अपनी ऑनलाइन की, तो जब गूगल पे आप सर्चेज करते हो तो हम चाहते हैं ना हमारी वेबसाइट रैंक करे गूगल सर्चेज में आए, तो उसके लिए हमें इस तरह के टैग यूज़ करने होते हैं, क्योंकि गूगल हमारी ये चीज़ें पढ़ता है कि इसने हेडर में क्या डाला है, मेन में क्या डाला है, फुटर में क्या डाला है, दैट्स इट। तो अभी आप तक आप इतना ही समझिए कि सिमेंटिक टैग हमें SEO में काम आते हैं। वैसे इसके ऊपर बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन पूछे, इंस्ट्रक्टर पूछते नहीं है। आगे चलते हैं जी, टाइम कम से कम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, बॉडी टैग क्लियर हो गया। हेड टैग के अंदर आ गया हम, मेन आ गया। हेड टैग के अंदर हमने एक हेडिंग बना दी और एक पैराग्राफ बना दिया। यही मेन टैग्स हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, डिव, स्पैन टैग है। उसके अलावा ब्रेक के टैग होंगे, बोल्ड करने के टैग, लिस्ट होंगी, टेबल्स, लिंक्स, इमेजेस। बस ये मैक्सिमम टैग्स हैं जो आपके रीयूज होने हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तो इन्हीं को आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले देखते हैं ये H1 हेडिंग्स। H का मतलब है हेडिंग। यहाँ पे हेडिंग्स 1, हेडिंग्स हमारे पास 6 टाइप की होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। ये मैंने नीचे 6 की 6 बनाई हुई है, आगे समझाता हूँ कैसे। अच्छा, ये हमारी हेडिंग होगी, ये पैराग्राफ हो गया, तो ये हेडिंग हमारी आ गई, ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो टैग लगाने के लिए करना क्या, हेडर के अंदर लगाओ, कहीं भी लगाना है। अच्छा, ये एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, स्टार्ट क्लोजिंग, इसके अंदर टैग आएगा। तो हमने H1 बनाना है, H1 आ गया। तो अब हम एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये पूरा टैग खुद ही क्लोज कर देगा, क्योंकि हम ब्रैकेट सॉफ्टवेयर यूज करें। हाँ, इसकी जगह कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज करे, हो सकता है वो ऑटो क्लोज करे टैग को, हो सकता है ना करे। तो ये देखिएगा
टैग्स तब हमारा कंप्लीट होता है जब उसका एक क्लोजिंग टैग हो और एक सॉरी ये ओपनिंग टैग हो और एक क्लोजिंग टैग हो। हाँ, कुछ टैग्स होते हैं जो ऑटो क्लोजिंग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनको ये क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ये ब्रेक टैग होता है, एचआर टैग होता है, इमेज का टैग होता है, और भी होते हैं आगे उसमें नीचे दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा टैग बन गया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे जैसे कि न्यू हेडिंग। अच्छा, अब याद रखना यहाँ पे डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब सेव नहीं है फाइल। यहाँ होम के साथ भी डॉट आएगा, यहाँ पे जहाँ क्रॉस है यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट है सेव नहीं है। पेज को रिफ्रेश करते रहोगे कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक न्यू हेडिंग बन के आ गई। तो इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। इस तरह हम हेडिंग्स बनाएंगे। ये पैराग्राफ के टैग्स हैं। मेन बेसिकली हम बस उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा मेन से बॉडी स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, सेक्शन को हमने बना लिया, उसके अंदर फिर हमने H2 हेडिंग बनाई है। ऊपर H1 थी, ये H2 है, तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी, 3 का साइज उससे कम, 5 6 का सबसे कम होता है। ठीक है, H2 कौन सी हेडिंग है जी? HTML टैग एंड एट्रीब्यूट। तो अब देखें ये सबसे बड़ी है H1, ये H2 है हमारी। ठीक है, अब इससे नीचे चल जाएंगे। डिव एंड स्पैन। स्ट्रक्चर टैग के अंदर दो टैग जो मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं डिव और स्पैन। इनमें एक डिफरेंस है। डिव टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। फर्क बताता हूँ, ये जो होगा ना ये विड्थ लेगा 100%। मतलब डिव टैग ये बना है ना, अब इसने पूरी स्क्रीन लेनी है, इससे राइट फुल यहाँ तक फुल स्क्रीन लेनी है। ठीक है, और ये जो स्पैन टैग होता है ना ये फुल स्क्रीन नहीं लेता। ये जितना इसके अंदर कंटेंट होगा ना ये वाला उतनी जगह लेगा, बाकी जगह छोड़ देगा नेक्स्ट टैग के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को समझाने के लिए ना एक थोड़ी सी CSS मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। वैसे CSS हम इन डिटेल आगे के मॉड्यूल में कवर करेंगे, सेकंड मॉड्यूल में। अच्छा, इसको हमने देना है बैकग्राउंड कलर, तो इसको हमने स्टाइल दे दिया बैकग्राउंड कलर। इसको हम देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसको देंगे ग्रे दे देते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने, इधर आके पेज रिफ्रेश किया। तो अब देखें ये एलिमेंट जो है ना, इसका जो कंटेंट है, ये हमारा HTML का एलिमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग टैग से लेके, अब जैसे ये स्पैन है, स्पैन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो ये हमारा स्टार्ट ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, तो ये तो हो गया टैग्स दो। इन दोनों के दरमियान ये सारा जो होता है ये होता है हमारा HTML का एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है मैं ये बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जो स्पैन है ये इनलाइन एलिमेंट है। ये जो भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर जितना कंटेंट होता है, अभी इसके अंदर ये कंटेंट है, दिस इज एन ऑनलाइन इनलाइन एलिमेंट। इस कंटेंट की वो जगह लेगा, विड्थ लेगा, बाकी छोड़ देगा। ब्लॉक लेवल क्या करेगा, अब इसके अंदर सिर्फ ये कंटेंट था, दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन इसको जब मैंने देखा इधर आके रिफ्रेश किया तो ये विड्थ ले रहा है कंटेंट की भी, प्लस आगे जितनी भी खाली जगह, ये देखे ना ये ग्रे लाइन एंड तक जा रही है, तो ये पूरी जगह लेगा, 100% विड्थ लेगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे, जैसे हेडिंग्स होती हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जब हेडिंग हम लगाते हैं तो ये पूरी विड्थ लेंगे। जो कंटेंट होगा वो भी, जैसे अब ये हेडिंग देखो कंटेंट भी है और आगे की जगह खाली छोड़ दी, विड्थ 100% हमें लेनी है, किसी और के लिए नहीं छोड़नी। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन जो इनलाइन होते हैं वो ऐसा नहीं करते। अब मैं इसके अंदर यही प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन कलर को ना डिफरेंट कर दूंगा। एक मिनट, ये सही से कॉपी नहीं हुई। अब आपको ना वो क्लियर हो जाएगा। ग्रे की जगह मैं इधर रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेड देखिए। ठीक है, अब देखेंगे इसने क्या किया है, जितना कंटेंट था उतनी विड्थ ली है, बाकी नेक्स्ट विड्थ साइज छोड़ दी है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। इधर हम एक और स्पैन एलिमेंट लगा दें कॉपी पेस्ट करके। या एक और बात बताता हूँ, ये ब्रैकेट सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स है इसलिए मैंने ये इंस्टॉल करा। इसके अंदर आप जिस लाइन का हो ना, कंट्रोल D प्रेस करोगे तो वो उस लाइन को डुप्लीकेट कर देगा, मतलब कॉपी पेस्ट खुद ही कर देगा। इधर आगे रिफ्रेश करो तो देखो एक एलिमेंट के आगे दूसरा एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं डिव टैग को कंट्रोल D करता हूँ, मतलब डुप्लीकेट कर लिया लाइन को, इधर आगे रिफ्रेश किया तो देखो कि दो डिफरेंट लाइन में, जबकि टेक्स्ट थोड़ा सा ही है लेकिन उसने दो डिफरेंट लाइन यूज की है। लेकिन एलिमेंट जो ये इनलाइन एलिमेंट है ये ऐसा नहीं करता। तो इसको मैं वापस करता हूँ, दोनों अंडू कर दी, और ये जो स्टाइल का टैग था ये भी मैं खत्म करता हूँ। तो ये CSS है और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इसको डिटेल कवर करेंगे। यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि बैकग्राउंड से पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी विड्थ ले रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता। तो क्लियर हो गया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स 100% विड्थ लेते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स जितना कंटेंट होता है उतनी विड्थ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए या नेक्स्ट टैग के लिए भी। तो टैग वैसे कहना नहीं चाहिए, टैग हमारा ये होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एलिमेंट पूरा होता है क्लोजिंग, ओपनिंग टैग और क्लोज टैग, उसके दरमियान में जितना भी उसका कंटेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो स्टाइल टैग लगा देना और यहाँ पे अगर हम कोई लिंक लगाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।